सोचिए जरा, एक ऐसा देश जो युद्ध की आग में जलकर पूरी तरह राख हो गया हो, वो कैसे उसी राख से उठकर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक बन सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जापान के उस अविश्वसनीय सफर की हकीकत है। ये तस्वीर है अगस्त 1945 की। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे एटम बमों ने सिर्फ शहरों को ही नहीं बल्कि लाखों उम्मीदों को भी मलबे में बदल दिया था। जापान पूरी तरह घुटनों पर था और उसका भविष्य बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ लग रहा था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक तबाह हो चुका देश सिर्फ एक पीढ़ी के अंदर अंदर एक ग्लोबल सुपर पावर कैसे बन गया? चलिए इस कमाल की पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। तो ठीक है, कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद। जापान पर मित्र देशों का कब्जा हो चुका था और इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा था अमेरिका। देखिए, शुरू में अमेरिका का फोकस जापान की इकॉनमी को खड़ा करने पर बिल्कुल नहीं था। उनका तो बस एक ही मकसद था, ये पक्का करना कि जापान की सैन्य ताकत को इतना तोड़ दिया जाए कि वो फिर कभी दुनिया के लिए खतरा ही ना बन सके। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। अमेरिका की ये पूरी पॉलिसी अचानक से 180 डिग्री घूम गई। पर ऐसा हुआ क्यों? आइए देखते हैं। ये स्लाइड उस पूरे बदलाव को साफ साफ दिखाती है। जहां पहले लक्ष्य था एक पुराने दुश्मन को निहत्था करना, वहीं अब लक्ष्य बन गया एक नए दोस्त को ताकतवर बनाना। आखिर 3-4 साल में ऐसा क्या बदल गया कि अमेरिका का नजरिया ही पलट गया? वजह थी दुनिया की बदलती राजनीति। कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था, चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हो गई और फिर कोरिया में भी जंग छिड़ गई। इन सब घटनाओं ने अमेरिका को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जापान अब एक हारा हुआ दुश्मन नहीं बल्कि एशिया में कम्युनिज्म को रोकने के लिए एक बहुत जरूरी साथी है। तो अमेरिका की इस बदले हुए रवैये के साथ जापान को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने का असल प्लान यानी कि वो ब्लूप्रिंट क्या था? अमेरिकियों ने 3 बड़े सुधार किए। पहला, लैंड रिफॉर्म, जिससे आम किसानों को जमीन का हक मिला। दूसरा, ज़ाइबत्सु, यानी कुछ बड़े औद्योगिक घरानों की मोनोपोली को खत्म किया गया। और तीसरा, लगभग $1.9 बिलियन की जबरदस्त आर्थिक मदद दी गई, जिसने रिकवरी के लिए एक मजबूत नींव रखी। अब इस अमेरिकी मदद के जवाब में जापान ने भी एक कमाल का दाव खेला। इसे कहते हैं योशिदा डॉक्ट्रिन। प्लान बिल्कुल सीधा था, हम अपनी सारी ऊर्जा और पैसा सिर्फ और सिर्फ आर्थिक तरक्की में लगाएंगे और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका पर छोड़ देंगे। वाकई एक स्मार्ट मूव। और इस प्लान को जमीन पर उतारने के लिए 1949 में बनाई गई MITI यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ये मंत्रालय सरकार और बिजनेस के बीच एक पुल की तरह काम करने लगा, जिसका एक ही लक्ष्य था, जापान को एक एक्सपोर्ट पावर हाउस बनाना। और फिर जैसा कि कहते हैं, किस्मत ने भी साथ दिया। पड़ोस में छिड़ी एक जंग ने जापान की इस आर्थिक गाड़ी को एक जबरदस्त धक्का दिया। कोरियाई युद्ध जापान के लिए एक छिपा हुआ वरदान साबित हुआ। जापान UN फोर्सेस के लिए मेन सप्लाई हब बन गया। उसकी फैक्ट्रियां दिन रात चलने लगी, जिससे उसकी इकोनॉमी को वो रफ्तार मिली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो अमेरिकी मदद, जापान की अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी और कोरिया युद्ध जैसे बाहरी मौके, इन सब ने मिलकर एक ऐसे आर्थिक चमत्कार को जन्म दिया जो आज भी एक मिसाल है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1953 से 1965 के बीच जापान की GDP हर साल औसतन 9% से भी ज्यादा की रफ्तार से बढ़ी। ये सचमुच हैरान करने वाला था। और नतीजा आप इस चार्ट में देख सकते हैं। 1950 में जो देश दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में कहीं नहीं था, वही देश 1972 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। जल्द ही मेड इन जापान क्वालिटी और भरोसे का दूसरा नाम बन गया। कारें, जहाज, टीवी, कैमरा, स्टील, मोटरसाइकिलें, आप नाम लीजिए और जापान उस सेक्टर में दुनिया का लीडर बन रहा था। और शायद इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत यह है, जो देश कभी दूसरे देशों की मदद पर निर्भर था, वही जापान अब दुनिया में सबसे ज्यादा विकास सहायता देने वाला देश बन चुका था। क्या कमाल का सफर है। और फिर साल 1964 में टोक्यो ने ओलंपिक्स की मेजबानी की। ये सिर्फ खेल नहीं थे, ये दुनिया के सामने जापान का ऐलान था कि हम वापस आ गए हैं, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर। तो जापान की ये कहानी
राख से उठकर शिखर तक पहुंचने की ये दास्तां वाकई असाधारण है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी देश या समाज के लिए हार के बाद फिर से उठ खड़े होने, लचीलापन दिखाने और दूसरे मौके का फायदा उठाने की ताकत के असल मायने क्या हैं?